तो जो हमारा यूनिट है 1.3 कम्युनिकेटिव ग्रामर, उसका सबसे पहले किस चीज़ से ताल्लुक़ है? ग्रामर के उस हिस्से से जो हम प्रैक्टिकली अपनी रियल लाइफ कम्युनिकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। फिर हमने उसमें ये भी देखना होता है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो हम ग्रामर की बुक्स में पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, वर्ब्स की फॉर्म्स और उनके आपस में रिलेशनशिप्स, और उसके उसमें और जो हमारी जो कम्युनिकेटिव ग्रामर है उसमें क्या डिफरेंस है। पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल ग्रामर यूज़ जो है रियल लाइफ में वो क्या है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में और कम्युनिकेटिव ग्रामर में डिफरेंस क्या है, यानी ये भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इन दोनों का डिफरेंस बताएं। इसके बाद ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें कम्युनिकेटिव ग्रामर में वो क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो आपका सही होना चाहिए, और जो आपका पूरा आगे एक चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को सही तरह से कैसे यूज़ करना है। फिर इनकम्प्लीट और रन ऑन सेंटेंसेस को रिवाइज करना और उनको ठीक करना, चाहे वो आपकी राइटिंग में हो चाहे स्पीच में हो, क्योंकि जब आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो या रन ऑन हो, ये हम आगे इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि रन ऑन सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है और इनकम्प्लीट कौन सा सेंटेंस होता है, तो उनको रिकग्नाइज भी करना और उनको ठीक भी करना। इसमें भी आपको दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो जिसमें आपने डेफिनेशन बतानी होती है और एग्जांपल्स देनी होती हैं कि रन ऑन और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की, और दूसरा ये कि आपको सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इनकम्प्लीट सेंटेंस कौन सा है, रन ऑन सेंटेंस कौन सा है, और फिर उनको ठीक भी करना होता है। तो दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें भी। फिर आर्टिकल्स आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ए, एन और द। तीन आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, ए, एन और द। तो इनको सही तरह से कैसे यूज़ करना है कि किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ एन लगेगा, किसके साथ द यूज़ होगा। और फिर जो वर्ड क्लासेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको, ग्रामर को जब हम सही तरह से यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको कैसे हम सही तरह से ग्रामर के करेक्ट यूज़ में हम वर्ड क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स की जो क्लासेस होती हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, तो अगर हमें वर्ड क्लासेस की सही सेंस हो तो फिर हम उन्हें ग्रामर में भी सही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम इसी यूनिट के अंदर, यानी 1.3 के जो सब यूनिट्स हैं उनके अंदर स्टडी करेंगे। सो बेसिकली जब हम कम्युनिकेटिव ग्रामर को स्टडी करते हैं तो हम ग्रामर के हर पॉइंट को नहीं स्टडी करते, हमारा फोकस सिर्फ ग्रामर के उस हिस्से पे होता है जो हमें रियल लाइफ में यूज़ करते हुए जिस ग्रामर के जिस हिस्से की हमें ज़रूरत होती है, कि जब हम कम्युनिकेट करें तो हमने रियल लाइफ में ग्रामर के कौन कौन से रूल्स की या कौन कौन से टूल्स की हमें ज़रूरत है। तो इसका मेन गोल क्या है? लोगों को हेल्प करना अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करने में, चाहे वो बोल रहे हों चाहे वो लिख रहे हों। मीनिंग इन स्पीकिंग एंड राइटिंग बोथ, हाउ पीपल कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ क्लियरली एंड कम्प्लीटली। बजाय इसके कि आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स को मेमोराइज करें, जो कम्युनिकेटिव ग्रामर की अप्रोच होती है उसको फोकस ये होता है कि आप अपनी एवरीडे सिचुएशंस में ग्रामर को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली कम्युनिकेटिव ग्रामर की जो टीचिंग अप्रोच होती है, ग्रामर को सिखाने की जो अप्रोच होती है, उसका पर्पस क्या होता है कि ग्रामर इस तरह से सिखाना कि जो लर्नर है वो ग्रामर को प्रैक्टिकली और मीनिंगफुली अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सके। उसे सिर्फ रूल्स ना आते हों, वो सिर्फ पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को ही सॉल्व ना कर सके, बल्कि जब वो अपनी रियल लाइफ में ग्रामर को या इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करे तो वो इन रूल्स को और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करने के काबिल हो जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? पहला तो ये था ना कि कम्युनिकेटिव ग्रामर होती क्या है और उसका फ़ायदा क्या है या वो करती क्या है। दूसरा क्या था कि इसमें और ट्रेडिशनल ग्रामर में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क क्या है कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है उसका फोकस किस पे होता है? रूल्स को मेमोराइज करने पे और उनको राइटिंग या एग्ज़ाम्स में सही तरह से अप्लाई करने पे। यानी ट्रेडिशनल ग्रामर का फोकस सिर्फ दो चीज़ों पे होता है, एक तो ये कि जो लर्नर्स हैं उनको सारे रूल्स याद होने चाहिए, और जब उनसे एग्ज़ाम लिया जाए या जब उन्होंने कुछ लिखना हो तो वहाँ पे वो इन रूल्स को सही तरह से अप्लाई करें। बस इससे ज़्यादा ट्रेडिशनल ग्रामर का और कोई फोकस नहीं होता।
कम्युनिकेटिव ग्रामर इस तरह से डिफरेंट है कि इसका पर्पस क्या होता है कि ये रूल्स को ऐसे सिखाती है कि जब आप रियल लाइफ में किसी के साथ कन्वर्सेशन करें या रियल लाइफ में जब आप कुछ लिख रहे हों किसी से बात करने के, जैसे आपको किसी को ईमेल लिखनी है, किसी को लेटर लिखना है, किसी को मैसेजेस लिखने हैं, या कोई असाइनमेंट लिखनी है, या कोई और चीज़ ऐसी लिखनी है जो आपने खुद से लिखनी है, खुद सोच के लिखनी है, तो उसमें आप इन रूल्स को अप्लाई करके सही इंग्लिश जो है वो प्रोड्यूस कर सकें ताकि सामने वाले को आपकी बात सही तरह से समझ में आए, यानी आप एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें। बजाय इसके कि आपको एक रूल जो है वो सही तरह से पता हो, लर्नर्स को ये पता होना चाहिए कि वो रूल वो स्पीकिंग में और राइटिंग में यूज़ कैसे कर सकते हैं। मतलब आपको ये सिर्फ पता ना हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं या उसका स्ट्रक्चर क्या है, बल्कि जब आप एक्चुअली बात करें तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हूँ एक्चुअली बोलते हुए और एक्चुअली लिखते हुए। इससे क्या होता है कि लर्निंग आसान भी हो जाती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाती है, एंड ऑब्वियसली द लर्नर्स एंजॉय इट मोर, क्योंकि वो इसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो बुक खोल के उसमें से चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हूँ, विच इज़ अ बोरिंग एक्टिविटी। वो प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस करके क्लासरूम के अंदर डिफरेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करके उसको चूँकि लर्न कर रहे होते हैं, इसलिए लैंग्वेज लर्निंग उनके लिए इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बन जाती है। सो दैट वाज द सेकंड टॉपिक। अब जो थर्ड टॉपिक है वो क्या था, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि लेट सपोज कि आप लगा रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही शी इट। अब ही शी इट अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाएं तो वर्ब के साथ आगे एस या ई एस ऐड करते हैं। अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट लगाएं जैसे आई वी दे यू, तो उनके साथ जब कोई नाउन हो प्लूरल तो उनके साथ आप वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करते। तो अगर आप शी लगाएंगे तो आप कहेंगे शी रन्स, अगर आप दे लगाएंगे तो आप कहेंगे दे रन, यानी एस या ई एस नहीं लगेगा। तो अगर आप इसके ऑपोजिट लगाएंगे तो दैट मीन्स कि सब्जेक्ट और वर्ब में अग्रीमेंट नहीं हो रहा, सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे। इसी तरह से ही शी इट के साथ हैज़ लगेगा, आई वी दे के साथ हैव लगेगा। तो अगर आप कहें शी हैव या दे हैज़ तो दैट मीन्स के सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट नहीं है। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगना चाहिए वही लगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगना चाहिए वही लगे। जैसे सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। इसी तरह से प्लूरल के साथ आर लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। तो वही लगना चाहिए जो उसके साथ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है। लेकिन सिर्फ याद ना करें स्टूडेंट्स, उसको जब प्रैक्टिकली बात करें तो वहाँ पे वो उसको सही तरह से यूज़ करें। आपस में उनको ऐसी सिचुएशंस दी जाए बात करने के लिए, जैसे क्लास में कोई ग्रुप्स बना दिए जाएं जिसमें 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर का रोल कर रहे हों, 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स का रोल कर रहे हों और आपस में किसी सिचुएशन पे कम्युनिकेट करें। या 2-3 स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉपकीपर्स बन जाएं, बाकी उनके कस्टमर्स बन जाएं और वो आपस में कम्युनिकेट करें इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरह से वो कोई फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाए जो आपस में कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और इस तरह की डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस उनको दी जाएं जिसके अंदर वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें और वहाँ पे वो मेक श्योर करें कि वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को फॉलो करें। यानी रूल तो उन्हें बताया जाए लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वो एक्टिविटीज़ दी जाएं जिसमें वो एक्चुअली उस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को अप्लाई करें। तो इसीलिए जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेक्ट होता है तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो क्लियर भी होते हैं एंड दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर द लिसनर, and even if you are a reader so it is easier for you to understand. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वर्ब टेंसेस। और ये अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो डोंट वरी, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इनके आगे पूरे चैप्टर्स हैं। तो ये मत सोचें कि इनको हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, ये आगे हमने पूरे चैप्टर्स में करने हैं। और एक चीज़ और, अपने बाकी क्लास फेलोज़ को बता दें कि जितने लोग रोज़ क्लास ले रहे हैं उतने ही लोगों की अटेंडेंस मार्क हो रही है। बाकी लोगों की अगर एंड में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है तो उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे।
ओके, सो वर्ब टेंसेस जो हैं ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, कम्युनिकेशन का। टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट के टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर पास्ट के भी यही सारे टेंसेस, फिर फ्यूचर के, देन वी हैव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर हमारे पास मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। अब ये सारे टेंसेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके बगैर आपको ये नहीं पता चल सकता कि एक्शन कब हुआ, यानी टाइम फ्रेम क्या था उस एक्शन का। जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त एक्शन हो रहा था, कंप्लीट हो चुका था, ये एक्शन हैबिट या रूटीन था, रिपीटेड एक्शन था, या सिर्फ एक दफ़ा हुआ था, या बार बार हो रहा था, या कंप्लीट हो चुका था, उसका इफ़ेक्ट अभी बाकी था, सिर्फ पास्ट में ही हुआ था, अभी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें किससे क्लियर होती हैं? टेंस से। सो एक्शन ऑफ, टाइम ऑफ द एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन और इफ़ेक्ट ऑफ द एक्शन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये टेंसेस कम्युनिकेट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप सही टेंस यूज़ नहीं करेंगे और आपका जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो टेंस के अकॉर्डिंगली सही नहीं होगा, तो आपका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगा और लिसनर या रीडर को भी वो आपकी बात क्लियरली समझ में नहीं आएगी। सो कम्युनिकेटिव ग्रामर में जो टेंसेस हैं उनका अगर आप रॉन्ग यूज़ करेंगे तो मीनिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, और जब मीनिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो कम्युनिकेशन में गैप आएगा, और कम्युनिकेशन में गैप आएगा तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, या फिर कम्युनिकेशन प्रॉपरली पॉसिबल ही नहीं होगी। सो दैट इज़ वाई कम्युनिकेटिव ग्रामर का जो वर्ब टेंसेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट थे वो क्या थे? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स यानी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। फ्रेगमेंट टुकड़े को कहते हैं ना, और इनकम्प्लीट भी वही चीज़ होती है जो टुकड़े में हो। फिर रन ऑन। दो तरह की हमारे पास इंग्लिश के सेंटेंसेस में मिस्टेक्स आती हैं, जो वर्ब टेंस और जो वर्ब सब्जेक्ट अग्रीमेंट से, मतलब अगर आपका टेंस भी ठीक है, आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी ठीक है, उसके बावजूद भी आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो सकते हैं फॉर टू रीजंस। एक, जब वो फ्रेगमेंटेड हो यानी सेंटेंस कंप्लीट ना हो, और दूसरा जब वो रन ऑन हो। फ्रेगमेंट क्या होता है कि जब आपका सेंटेंस जो है या तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो या उसमें वर्ब मिसिंग हो, और समटाइम्स दोनों ही मिसिंग होते हैं, यानी लोग सब्जेक्ट और वर्ब दोनों लगाना मिसिंग हो जाता है। जैसे कोई सिर्फ इतना बोले रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट तो क्या, कौन कर रहा है रनिंग फास्ट? प्रेजेंट में रनिंग फास्ट है, पास्ट में रनिंग फास्ट है, फ्यूचर में रनिंग फास्ट है। इन अदर वर्ड्स, भाग रहा था, भाग रहा है, या भागेगा। मेल है, फीमेल है, एक पर्सन है, मल्टीपल पीपल हैं। कोई भी बात आपको क्लियर नहीं होगी अगर कोई सिर्फ ये दो वर्ड्स बोले या कहीं सिर्फ ये दो वर्ड्स लिखे हों, रनिंग फास्ट। तो ये क्या है? फ्रेगमेंट है। शी इज़ रनिंग फास्ट, अब ये कंप्लीट हो गया। दे आर रनिंग फास्ट, शी वॉज रनिंग फास्ट। इधर वे ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से जो रन ऑन सेंटेंस होता है वो एक ऐसा सेंटेंस होता है जो बहुत लंबा हो जाए, मतलब ये कि आप उसमें 2 3 4 आइडियाज़ जो हैं वो एक ही सेंटेंस के अंदर ऐड कर दें, और बीच में प्रॉपर पंक्चुएशंस भी ना लगाएं, प्रॉपर कंजंक्शंस भी ना लगाएं, तो समझ ही ना आए कि कौन सी बात किस चीज़ के साथ कनेक्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है और कहाँ शुरू हो रही है। आई लाइक कॉफ़ी, आई ड्रिंक इट एवरी डे। कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये क्या है? रन ऑन हो गया। ये बेसिकली दो सेंटेंसेस हैं जिनके बीच में राइटर कॉमा या फुल स्टॉप लगाना भूल गया है। सो आई लाइक कॉफ़ी, कॉमा, आई ड्रिंक इट एवरी डे। अब ये ठीक हो गया है, अब ये रन ऑन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में पॉज आना चाहिए था, आई लाइक कॉफ़ी एंड आई ड्रिंक इट एवरी डे। कॉमा भी आना चाहिए था, एंड भी आना चाहिए था। तो दो तरह की मिस्टेक्स हैं, एक तो ये कि आप सब्जेक्ट या वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब दोनों लगाने भूल जाएं, और दूसरा ये कि आप दो सेंटेंसेस को इस तरह या दो आइडियाज़ को इस तरह एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर दें कि आप बीच में जो कनेक्टर है वो ना लगाएं। और इन मिस्टेक्स को अगर हम अवॉइड करें तो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग क्लियर भी हो जाती है और इजी भी हो जाती है, और सामने वाले को उसको अंडरस्टैंड करना भी पॉसिबल हो जाता है। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश लैंग्वेज या फंक्शनल या कम्युनिकेटिव ग्रामर के अंदर, वो क्या है? आर्टिकल्स। ए, एन और द।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ए एन तो यूज़ ही सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ हम ए और एन दोनों ही यूज़ नहीं करते। द भी जो है वो 99% ऑफ द टाइम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, बहुत रेयरली सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होता है, बहुत रेयरली प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, और वो भी उस वक्त जब हम ये बताना चाह रहे हो कि ये केस जो है ये प्लूरल में भी बहुत स्पेशल और ख़ास है। अदरवाइज हम द को भी सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इनका अपना एक यूनिक रोल है और किसको आप लगा रहे हैं उससे मीनिंग पे फ़र्क पड़ता है। अगर आप ए और एन की जगह द लगा दें तो मीनिंग भी चेंज हो जाता है। अगर आप आर डॉग लगाएंगे तो दैट मीन्स कि कोई भी डॉग, द डॉग लगाएंगे तो दैट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक डॉग जिसकी पहले से बात हो चुकी है या जिसके बारे में आपके लिसनर को भी पता है। लाइक लेट्स सपोज कि अगर आप पहले से बात कर रहे थे या लेट्स सपोज कि आपके पास कोई डॉग है जिसके बारे में लिसनर को भी पता है, तो आप कहते हैं द डॉग मेड मी लेट। तो ऑब्वियसली अब आप ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके लिसनर को पता है कि आपके पास एक डॉग है जो कभी कभी आपको तंग करता है या आपको लेट कर सकता है। ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि आपकी गली में कोई डॉग है जो बहुत एग्रेसिव है, जो कई दफ़ा रास्ते में खड़ा हो जाता है और आपको उसको क्रॉस करके आने में मुश्किल होती है या आपको उससे डर लगता है। इवन देन इफ़ यू से द डॉग मेड मी लेट, तो दैट मीन्स कि लिसनर को ऑटोमेटिकली, आपके लिसनर को ये बात पता है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा आप उस डॉग की बात कर रहे हैं। बट लेट्स सपोज कि आपके लिसनर ने कभी आपके मुंह से इससे पहले किसी डॉग का जिक्र नहीं सुना, सो व्हेन यू विल से द डॉग मेड मी लेट, तो लिसनर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा डॉग, किस डॉग की बात कर रहे हैं आप। फिर आप क्या कहेंगे, आ डॉग मेड मी लेट। दैट मीन्स कि कोई भी डॉग, रैंडम डॉग गली में आ गया और आप उससे डर गए। दैट मीन्स कि अगर आप आ डॉग लगाएंगे तो दैट मीन्स कि कोई भी रैंडम डॉग आपके सामने आया और उसकी वजह से आप लेट हो गए। द डॉग, दैट मीन्स कि कोई स्पेसिफिक डॉग था जिसके बारे में लिसनर को भी पहले से पता है या आप उसको पहले से बता चुके हैं और अब आप दोबारा मेंशन कर रहे हैं, तो लिसनर को ये सोचना चाहिए कि आप किसी रैंडम डॉग की बात नहीं कर रहे बल्कि उस डॉग की बात कर रहे हैं जिसके बारे में वो पहले से जानता है। आ और द लगाने से जो मीनिंग या रेफरेंस है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। इसीलिए जो आर्टिकल्स का यूज़ है वो भी कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। गुड। ओके, देन द लास्ट विल बी वर्ड क्लासेस। जो वर्ड क्लासेस होती हैं ये भी कम्युनिकेटिव ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वर्ड्स को हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। इन सारी कैटेगरीज को या इन सारी क्लासेस को के बारे में पता होना और ये कहाँ कहाँ सेंटेंस के अंदर यूज़ होती हैं, किस किस सेंस में यूज़ होती हैं और क्या क्या मीनिंग्स कन्वे करती हैं। कम्युनिकेटिव ग्रामर में ये सारी कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिकली उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन में यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे नाउन्स हैं वो चीज़ों के नेम्स होते हैं, वर्ब्स जो हैं वो एक्शन शो करते हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करती हैं या उनके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हैं। अब जब हमें ये चीज़ें पता होती हैं तो हम इनसे हमारी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। फिर हम इन वर्ड्स को एक दूसरे की जगह लगा के रॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बनाते। ये जो कम्युनिकेटिव ग्रामर होती है ये ग्रामर लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाती है, यूज़फुल बनाती है और उससे लोगों को हेल्प मिलती है कि वो ग्रामर रूल्स को अपनी डेली लाइफ पे अप्लाई करें और सिर्फ उनको याद ही ना करते रहें बस, बल्कि प्रैक्टिकली जब वो कम्युनिकेट करें तो इन रूल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। दैट वाज आवर यूनिट 1.3, दैट इज़ कम्युनिकेटिव ग्रामर। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट था यानी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, दैट इज़ 1.3.1, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। और आज हम सिर्फ इसी को ही करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली ये ट्रिकी एस्पेक्ट्स हैं,
तो इकट्ठे करने से आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है या उसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आपकी बुक में उन्होंने हाईलाइट भी की हुई है। द वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन बोथ नंबर एंड पर्सन। ये डेफिनेशन है कि इसकी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की, कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच करना चाहिए नंबर में भी और पर्सन में भी। इस रूल को एक और नाम भी दिया जाता है अग्रीमेंट के अलावा, उसको कहते हैं कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मतलब होता है जब किसी चीज़ में हार्मनी हो, किसी किस्म का कोई झगड़ा या लड़ाई ना हो। ज़्यादा जो उसका कॉमन नाम है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, लेकिन इसको कनकॉर्ड भी कहते हैं। तो अगर आपको पेपर में कहीं सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड का वर्ड आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इट इज़ बेसिकली अनदर वर्ड फॉर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपके वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। लाइक शी राइट्स अ लेटर एवरी डे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा वर्ब के साथ SGIS ऐड करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे दे राइट लेटर्स एवरी डे। सो दे के साथ राइट आएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ SGIS ऐड नहीं होता। अब ये रूल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपके सेंटेंसेस ना सिर्फ करेक्ट हो जाते हैं बल्कि सामने वाले के लिए उनको अंडरस्टैंड करना भी ईजी हो जाता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं होगा सेंटेंसेस में तो सेंटेंस ना सिर्फ सुनने में रॉन्ग लगेंगे बल्कि उनको अंडरस्टैंड करने में भी कंफ्यूजन होगी। अब जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के वो ऑब्वियसली डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट है। फर्स्ट पर्सन जैसे आई एम हैप्पी, सेकेंड पर्सन यू आर हैप्पी, थर्ड पर्सन ही इज हैप्पी। सो फर्स्ट पर्सन के साथ एम लग रहा है, सेकेंड पर्सन के साथ आर लग रहा है, थर्ड पर्सन के साथ इज लग रहा है। सो आई के साथ एम, यू के साथ, दे के साथ क्या लगेगा? आर, वी के साथ आर, ही शी इट के साथ इज। तो ये जो अग्रीमेंट है ये अगर सही नहीं होगा, अगर आप आई आर लगा देंगे, यू इज लगा देंगे, ही एम लगा देंगे तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पहले तो सीखना और फिर इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि कम्युनिकेटिव ग्रामर में रियल लाइफ प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लर्निंग अ रूल। उससे किस चीज़ में हेल्प मिलती है स्टूडेंट को कि वो सही इंग्लिश जो है, ना सिर्फ ये कि द लर्नर कैन स्पीक बट द लर्नर कैन ऑल्सो राइट मोर एक्यूरेटली एंड कॉन्फिडेंटली। अब और कौन से रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के? रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, द प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये पहला रूल है। When the subject is singular, the verb will be singular. When the subject is plural, the verb will also be plural. My uncle lives in Islamabad, singular. My uncles live in Islamabad, plural. He, she, or the boy, all of them are singular, has passed the test, singular. We, they, or the boys, all three are plural, have passed the test. When two or more nouns are joined by and, a plural verb is used. यानी जब भी आप एक से ज़्यादा nouns को and के साथ combine करेंगे तो आप verb plural use करेंगे। आयशा and सफिया work hard. The students and their parents have left. The chief minister and the party president have resigned. क्यों? क्योंकि and लगाने से noun जो हैं वो ग्रुप बन गया एंड ग्रुप इज ऑब्वियसली प्लूरल। रूल नंबर 3, व्हेन द सब्जेक्ट इज वन ऑफ फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन, यानी जब आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं वन ऑफ के वर्ड से, यानी सब्जेक्ट के स्टार्ट में आप लगाते हैं वन ऑफ और उसके बाद फिर आप लगाते हैं प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब फिर सिंगुलर ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि वन ऑफ आपने कहा है ना, यानी उस ग्रुप में से कोई एक। वन ऑफ द गर्ल्स यानी इन लड़कियों में से कोई एक। तो जब वन आ गया है स्टार्ट में तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट
में प्रोनाउन या नाउन बेशक प्लूरल लग रहा हो, वन लगने की वजह से सब्जेक्ट अभी भी सिंगुलर ही है, सब्जेक्ट प्लूरल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वन यानी इतनी लड़कियों में से कोई एक, उन सब में से कोई एक। तो जब एक है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता। तो जब आपका सब्जेक्ट जो है वो वन ऑफ से शुरू हो रहा हो तो आगे नाउन या प्रोनाउन बेशक प्लूरल हूँ, आपने उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाना है। जैसे वन ऑफ द गर्ल्स इज एब्सेंट, यूजली पेपर में इसी तरह के ट्रिकी सेंटेंसेस आते हैं। वन ऑफ देम हैज डन इट। सो आई होप ये 3 रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। Good. Okay, next one is verb tenses. Oh, 1 minute. ये रेपिटेशन है पेज की। Yes, here. Rule number 4. When two nouns joined by and refer to the same person or thing, a singular verb is used. जब एक तो हमने पहले पढ़ा था ना कि दो नाउन्स हों और उनके बीच में एंड लग रहा हो या दो से ज़्यादा नाउन्स हों तो हम वर्ब प्लूरल लगाते हैं। लेकिन जब हम दो नाउन्स यूज़ कर रहे हूँ, उनके दरमियान एंड लगा रहे हूँ, लेकिन रेफर हम एक ही चीज़ को कर रहे हूँ, यानी नाउन दो हूँ लेकिन वो दोनों नाउन यूज़ एक बंदे के लिए हो रहे हूँ, यानी एक बंदे के दो टाइटल हों या दो पोजीशंस हों। जैसे एक ही बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर भी हो और पार्टी का प्रेसिडेंट भी हो, एक ही बंदा जो है वो प्रिंसिपल भी हो और जो है वो हेड ऑफ स्टाफ रूम भी हो, एक ही पर्सन जो है वो क्या कहते हैं उसको, टीम का कैप्टन भी हो और टीम का जो है वो फास्ट बॉलर भी हो। तो आप कहेंगे द चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड। हैज़ क्यों? क्योंकि बंदा एक है। द चीफ मिनिस्टर एंड पार्टी प्रेसिडेंट हैव रिजाइंड कब लगेगा? जब चीफ मिनिस्टर एक अलग पर्सन हो और पार्टी प्रेसिडेंट एक अलग पर्सन हो, यानी दो लोग हूँ जो चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट हों। अगर एक ही बंदा चीफ मिनिस्टर भी हो और उसके साथ साथ पार्टी प्रेसिडेंट भी हो, जैसे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं और पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, यानी हेड ऑफ पीपल पार्टी भी हैं। तो अगर उनके लिए हम यूज़ करें कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पार्टी प्रेसिडेंट हैज़ रिजाइंड होगा ना, फिर वो हैव रिजाइंड नहीं हो सकता क्योंकि दो टाइटल दो ज़रूर हैं लेकिन वो दोनों टाइटल एक ही पर्सन के हैं। बेटा अभी बस नहीं हो सकता, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स हैं ये। सो ये जो पॉइंट है उसमें और उसमें आपने ये फ़र्क अपने जहन में क्लियर रखना है। इसी तरह से कुछ नाउन्स जो हैं उनके बीच में एंड ज़रूर लगता है लेकिन वो एक यूनिट के तौर पे यूज़ होते हैं, इसलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर इज़ होलसम, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब एंड ज़रूर लग रहा है लेकिन इनको हम हमेशा एक आइटम के तौर पे लेते हैं, हम दो आइटम्स के तौर पे नहीं लेते। सो ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टेडी। सो करी एंड राइस वर द आइटम्स दे सर्व्ड। करी एंड राइस कभी भी जो है वो एक यूनिट के तौर पे यूज़ नहीं होते, ब्रेड एंड बटर स्लो एंड स्टेडी यूज़ होते हैं। सो और जब हमारे पास दो नाउन हूँ और ईदर यूज़ हो रहा हो और नीदर यूज़ हो रहा हो, और के साथ कंबाइन हूँ, ईदर और के साथ कंबाइन हूँ, नीदर नॉर के साथ कंबाइन हूँ, नॉट ओनली के साथ कंबाइन हूँ, बट ऑल्सो के साथ कंबाइन हूँ, तो हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब, जो कि इनफॉर्मल इंग्लिश में कॉमन है।
लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, जैसे ईदर असलम और अमजद हैज़ टाइप्ड द लेटर, नीदर आयशा नॉर सना इज ऑन लीव, नॉट ओनली एलिस बट ऑल्सो हर ब्रदर हैज़ कम। यानी इनमें अगर आप सिंगुलर या प्लूरल दोनों यूज़ कर दें, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें तो वो रॉन्ग नहीं होता। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जहाँ पे रूल नंबर 6 की बात है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं या प्लूरल वर्ब लगाएं, ईदर वे योर आंसर विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। 1 minute, let me check how many rules are there. There are too many, so we will just complete this page. ये पेज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हूँ और वो ईदर और नीदर नॉर बट ऑल्सो नॉट ओनली के साथ कंबाइन हो रहे हों तो आप सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो प्लूरल सब्जेक्ट हों तो फिर वर्ब प्लूरल ही आएगा, जैसे द स्टूडेंट्स नॉर देयर पेरेंट्स हैव, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर पेरेंट्स हैव। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो और फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो और वो कनेक्ट किससे हो रहे हो, और इधर के साथ नीदर नॉर के साथ, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ, तो फिर जो सब्जेक्ट उसके नज़दीक होगा तो उसके हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे। यानी इधर और लग रहा है लेकिन एक सब्जेक्ट सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, जैसे नीदर शाहिद नॉर हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्लूरल है, शाहिद सिंगुलर है, तो वर्क के नज़दीक कौन सा है, फ्रेंड्स है ना, तो हमने वर्क लगा दिया यानी प्लूरल वर्ब लगा दिया। नीदर टीचर्स नॉर द प्रिंसिपल, अब हैज़ के नज़दीक कौन सा है, प्रिंसिपल, तो जो प्रिंसिपल के नज़दीक है यानी हैज़ के जो नज़दीक है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। तो चूँकि प्रिंसिपल सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। सो दैट मीन्स कि अगर आपके पास दोनों सिंगुलर नाउन होंगे तो आप सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। दोनों प्लूरल नाउन्स होंगे तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। दो एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा प्लूरल होगा तो जो वर्ब के नज़दीक होगा आप उसी के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। अगर नाउन जो नज़दीक वाला नाउन है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर नज़दीक वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। When two subjects are connected by as well as, with, like, along with, together with और in addition to। अब अगर आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है और किन वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं आप, एज वेल एज, विद, लाइक, along with, together with या in addition to, तो जो पहला सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके हिसाब से लगता है। यानी ईदर और नीदर नॉर के केस में, नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जो वर्ब के नज़दीक नाउन था उसके हिसाब से हम वर्ब लगा रहे थे, जबकि जो रूल नंबर 9 है उसमें ऑपोजिट हो गया है। जो नाउन पहले आएगा वर्ब उसके हिसाब से लगेगा, दूसरे नाउन के हिसाब से नहीं लगेगा। इसी तरह के सेंटेंसेस पेपर में ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये ट्रिकी होते हैं तो स्टूडेंट्स इनमें मिस्टेक्स करते हैं। सो द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर हियर, वर्ब के नज़दीक क्या है, टीचर, लेकिन पहला नाउन कौन सा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स। अब इसके नज़दीक कौन सा है, स्टूडेंट्स, लेकिन पहले टीचर आ रहा है और टीचर प्लूरल है इसलिए, सॉरी टीचर सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा। फिर जमाल विद ऑल हर चिल्ड्रन इज कमिंग, सो ऑल हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है बट जमाल इज सिंगुलर, सो इसलिए हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे। सो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर। Okay, that's all for today.